नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। आज का जो डिबेट है ये बजट पर खास होने वाला है, क्योंकि बजट जब से निर्मला सीतारमण ने पेश किया है तब से देश में चारों तरफ इस बात की चर्चा हो रही है। और खास इस बजट में सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है टैक्स को लेकर चारों तरफ शोर मची हुई है कि टैक्स पर प्रतिशत घटा दी गई है, लेकिन विपक्ष इससे नाखुश नजर आ रहा है। हालांकि चाहे सत्ताधारी सरकार कोई भी हो, लेकिन विपक्ष में जो भी पार्टी रहती है वो हमेशा नाखुश ही नजर आती है। बहरहाल ये अलग बात होगी, लेकिन जनता को इससे कितना लाभ होगा ये बड़ा ही एक अहम मुद्दा माना जाता है। और ये अगर बात कीजिए, स्क्रीन पर जो आप देख सकते हैं हम लोग दर्शा रहे हैं कि पहले की तुलना में ये बड़ा बजट साबित हो रहा है। इनकम टैक्स में बड़ी राहत है, जो 12.75 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री है। और ये 12,75 लाख रुपए है, इसमें लोगों को काफी ज्यादा राहत होगी। फिर तीसरा जो है किसानों के लिए बड़ा ऐलान है, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़कर 5 लाख हो गई है, तो ये किसान के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। चौथा जो है वो है बिहार को खास सौगात। हालांकि बिहार के जो तेजस्वी यादव नाखुश नजर आ रहे हैं, मखाना बोर्ड, आईआईटी, हॉस्टल समेत बिहार के तमाम ऐसे जो सौगात है उसे दिया गया है। पांचवा जो है बिहार को खास सौगात दिया गया, रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए की सौगात दी जाएगी, तो ये बिहार के लिए बड़ा है। फिर वित्त क्षेत्र में बड़ा फैसला, बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। तो इस तरह से ये सातवां जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा ऐलान है। हर जिला अस्पताल में डे केयर कैंसर केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिससे कैंसर के जो पीड़ित हैं उनका इलाज होने में सहूलियत हो पाए। उद्यमियों के लिए बड़ा फैसला, एमएसएमई के लिए लोन लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ रुपए हो गए हैं। तो ये एमएसएमईओ के लिए बड़ा ये सौगात है जो लिमिट को बढ़ा दी गई है, और इससे रोजगार के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे रास्ते भी खुल जाएंगे। तो इस तरह से बात कही जाए तो ये जो नौवां आप देख रहे हैं, डेवलपमेंट पर खास फोकस है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राज्यों को बिना ब्याज 1.5 लाख करोड़ रुपए का लोन भी मिलेगा। 10वां है डिफेंस के लिए बढ़ा बजट, डिफेंस क्षेत्र के लिए 4.9 लाख करोड़ का ऐलान किया गया है, जिससे जो डिफेंस के जो हमारे सैनिक हैं उन्हें भी काफी ज्यादा राहत होगी। 50.65 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है, पहले की तुलना में ये बड़ा बजट माना जा रहा है। तो ये जो बजट है जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इससे आप साफ तौर पर आसानी से समझ सकते हैं कि पहले के बजट से अब इस बार का जो ये बजट है कितना ज्यादा अंतर है और किसको किस किस विभाग को क्या कुछ लाभ होने वाला है। लेकिन बिहार की अगर बात की जाए, राज्यों की बात की जाए, तो इस बजट से सबसे पहले ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि डबल इंजन की जो सरकार है, यानी कि उत्तर प्रदेश और केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बड़ी सौगात मिलेगी। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश का जिक्र उतना नहीं हो रहा है, लेकिन बिहार राज्य जो है बहुत ही जिक्र में बना हुआ है। मखाना बोर्ड, आईआईटी, हॉस्टल समेत बिहार में कई सौगात दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष के जो नेता यानी कि तेजस्वी यादव, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ये तो झूठे जुमले हैं। बिहार को एक अहम राज्य का दर्जा देने वाले थे लोग, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तमाम वो आरोप लगा रहे हैं, रेलवे से ये तमाम चीजों को वो पॉइंट यहां पर कर रहे हैं और रख रहे हैं कि इस बार का जो बजट है वो बिहार के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। तो इस तरह से लगातार विपक्ष भी वार कर रहा है, कांग्रेस पार्टी भी अपनी बातों को रख रही है। कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि ये तो कोई एक बनिया ने बजट बनाया है, जो निर्मला सीतारमण ने जो पेश किया है वो एक बनिया द्वारा बनाया गया बजट। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री, उन पर भी ये निशाना साधा जा रहा है। तो इस तरह से बनिया से भी तुलना कर दी गई है। तो बजट को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया। एक तरफ उत्तर प्रदेश में जो दूसरी बड़ी पार्टी मानी जाती है, जिसमें हमेशा टक्कर रहता है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का मुखिया एक तरफ कह रहे हैं कि बजट से पहले मौत जो हुई है महाकुंभ में, उसके आंकड़े पेश करनी चाहिए सरकार को। उन्हें शर्म आना चाहिए कि महाकुंभ में इतने सारे लोगों की मौत हुई है, उसके आंकड़े ये लोग छिपा रहे हैं। जो 30 मौत का जो खुलासा हो रहा है वो गलत आंकड़ा है, उससे ज्यादा मौत हुई है। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी भी बजट को लेकर साफ तौर पर तुलना महाकुंभ में हुए हादसे से कर रही है। सभी पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, और इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए भी तमाम मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि टीवी स्क्रीन पर आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं। अभी इनकम टैक्स स्लैब की बात कही जाए, जो पहले टैक्स था और जो अब टैक्स है उसको आप समझिए। 3 लाख तक अभी जो था, ये पहले का जो टैक्स है वो नील था, 3 से 7 लाख 5% लगता था। और वहीं आपको बताते चले कि
जो 4 से 8 लाख है वो 5% टैक्स देंगे अब, यानी कि पहले 3 से 7 लाख वाले देते थे, इसमें 1 लाख की बढ़ोतरी कहीं ना कहीं देखी जा रही है कि 4 से 8 लाख वालों को 5% देना होगा। तो वहीं 7 से 10 लाख वालों को पहले 10% टैक्स देना पड़ता था, अब 8 से 12 लाख वालों को 10% दिया जा रहा है। तो इसमें भी 2 लाख रुपए की बढ़ोतरी हो रही है कि अब 12 लाख तक वालों को अब सिर्फ और सिर्फ 10% का ही टेंशन करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये टैक्स कम है और मध्यम वर्ग के लिए है। तो अब ये आपको बताते चले कि इस पर तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं और अर्थशास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट जी हमारे साथ हैं, मिनहाज हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आप दोनों ही मेहमानों का हमारे इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर मैं आपसे रुख करना चाहूंगी वीरेंद्र जी कि ये जो बजट है इससे देश को कितना विकास मिलने वाला है? देखिए, बजट केवल कोई आर्थिक केवल पैसा कितना आया, कितना कहाँ खर्च होगा, केवल इसका बही खाता नहीं होता है। बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और ये बल्कि ये पॉलिटिको इकोनॉमिक स्टेटमेंट गवर्नमेंट का होता है। तो सरकार को जो है तमाम डाइवर्स इंटरेस्ट को, डाइवर्स आबादी के वर्गों को, उसमें राजनीतिक है, उसमें आर्थिक है, उसमें सामाजिक है, उसमें सामरिक है, उसमें कास्ट है, उसमें डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, उसमें किसान है, उसमें सब्सिडी है, उसमें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, उसमें वेलफेयर एक्सपेंडिचर है। इन सारे मोर्चों को सरकार को साध कर एक जनता को संदेश देना होता है कि भाई जो हमने आपसे वादा किया था कि हम आपका कल्याण करेंगे, हम ये काम करने जा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि मैसेजिंग और इंटेंट के लिहाज से ये बहुत कामयाब बजट है कि बाजार केवल पैसे से बल के को ही नहीं देखता है, बाजार चलता है सेंटीमेंट के आधार पर। अब जो इनकम टैक्स में छूट दी गई है, इसमें 1 लाख करोड़ से थोड़ा अधिक टैक्स की हानि सरकार को होगी, लेकिन इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा इकोनॉमी को, वो इसका कम से कम 3 से 4 गुना होगा। और लेकिन इसके साथ साथ सरकार जो एक बाजार में जो एक अजीब सी बोझिलता आ गई थी, और लोगों के मन में ये राय बन रही थी कि मिडिल क्लास जो है बीजेपी का जो है सबसे लॉयल समर्थक है, लेकिन इसी वर्ग को कुछ नहीं दिया गया है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि है, गरीबों के लिए जो है आवास है, एलपीजी गैस है, फ्री बिजली है, आयुष्मान भारत है, टॉयलेट है, और भी तमाम योजनाएं हैं। लेकिन जो शहरी मध्य वर्ग है, जो खटता है सरकार के लिए और सरकार के लिए असली रेवेन्यू का वो जनरेटर है, उसे कुछ नहीं मिल रहा है। और जीएसटी है, आपको पता ही है, ये 1 जुलाई 2017 से लागू है। तो जीएसटी का मूल उद्देश्य था कि जितना भी असंगठित क्षेत्र है, जितना भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना, उसको जो है बुक पे लाना, यानी अब कोई कच्चे पर्चे पर व्यापार नहीं होगा। तो धीरे धीरे जो है जो टैक्स के परव्यू में आने वाले सारे व्यापार बढ़ रहे थे, इससे तमाम छोटे व्यापारियों को नुकसान भी हुआ, क्योंकि उनको भी अब तमाम जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराओ और स्टेटमेंट फाइल करो और टैक्स पे करो, सब होने लगा था। तो अब धीरे धीरे लोगों में ये, और खासकर कोविड के बाद बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में छोटे उद्योग धंधे बंद हुए थे, लोगों की नौकरियां चली गई थी, और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि वी शेप रिकवरी होगी, यानी असमानता नहीं होगी, लेकिन रिकवरी के शेप हुई है। एक वर्ग को जो उच्च वर्ग है उसको बहुत लाभ मिला, और जो उसके बाद का वर्ग है उसको लाभ कम मिला। जैसे 2019 में भारत सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी छूट दी सारी बड़ी कंपनियों को। तो कॉर्पोरेट टैक्स में छूट देने के बाद उनके मुनाफे बढ़ गए, और आज वो लगभग ये भारत की बड़ी कंपनियां 8 लाख करोड़ के मुनाफे पर बैठी हैं, लेकिन उसके अनुपात में वो इकॉनमी में, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट नहीं कर रही है। तो सरकार के सामने ये अब इसको टालना संभव नहीं था कि मध्य वर्ग को अब राहत ना दी जाए। तो इस लिहाज से ये राहत दी गई है, और सरकार ने ये क्लियर मैसेजिंग की है। और कांग्रेस लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये जो बजट आया है, इसके बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बूथ पर बीजेपी का कब्जा हो गया, और ये बजट जो है ये बिहार विधानसभा चुनाव जो इस वर्ष सितंबर में होना है, ये उसकी घोषणा कर दी गई है। मखाना बोर्ड बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, 20 करोड़ रुपए की और योजना जैसे आपने बताया। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिहाज से ये एक सफल बजट है। और दूसरे सरकार ने जो इसमें वित्त विभाग ने काफ़ी इसमें मेहनत की है कि सरकार ने किसी भी
वेलफेयर योजना के ऊपर अपना खर्चा नहीं बढ़ाया है। सरकार ने अपना बजट घाटा बढ़ाने का कोई भी नया खर्चा शामिल नहीं किया है, बल्कि सरकार ने तो ये घोषणा की है वित्त मंत्री ने कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4.8% की बजाय इस 25-26 में उसको 4.4 पे लाने का लक्ष्य रखा है। और जो अपने घाटे को जो उनका बोरोइंग है, जो पैसा सरकार बाजार से लोन लेगी, वो भी लगभग 14 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा अधिक है, जो कि पिछले वर्षों में बहुत अधिक रहा है। तो हर लिहाज से ये बजट को इट्स ए वेरी इंटेलिजेंटली प्रिपेयर्ड बजट, जिसमें सरकार का मैसेजिंग और इंटेंट, और जैसा कि कल का जो इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ था वी नागेश्वर जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, उसमें ही ये बहुत साफ हो गया था कि सरकार अब की बार, उसमें उन्होंने बहुत ही अपरोक्त तरीके से सरकार की आलोचना भी की है, गेट आउट ऑफ द वे, कि अब सरकार जो है काम में बाधा ना बने। और कल ही उसमें ये घोषणा हो गई थी कि सरकार निर्यात और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बजाय जो इकोनॉमी के जो इंटरनल जो इंजन हैं, जो इकोनॉमी के ड्राइवर्स हैं, हमारे छोटे व्यापारी हैं और ये MSME सेक्टर है और एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको कैसे एनर्जाइज किया जाए, इनको कैसे इनके अंदर की जो एनिमल स्पिरिट है, इनके अंदर उत्साह कैसे जागृत किया जाए, उस नीयत से ये बजट में बहुत सारे काम किए गए हैं। और अगर ध्यान से देखें तो सरकार ने रेगुलेटरी कंप्लायंस का जो बर्डन है कि आपको जो है हर साल 300 किस्म की रिपोर्ट फाइल करनी है, 150 किस्म के स्टेटमेंट देने हैं, तो उस बर्डन को भी कम करने का प्रयास किया कि इसमें घोषणा की गई है। एक रेगुलेटरी कंप्लायंस कमीशन की कमेटी की भी घोषणा है। तो एक जो इकोनॉमी के मुख्य जो प्लेयर हैं, उनमें उत्साह जगाने की नीयत से इस बजट में बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। अब देखना है कि अगले एक साल में ये इनके क्या परिणाम आते हैं। ठीक है। अच्छा सर, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी यहीं पे। आपने बिहार का जिक्र किया है कि कहीं ना कहीं ये वोट बैंक साधने के लिए और जो चुनाव आ रहा है उसके लिए भी एक बड़ा सौगात साबित हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव नाखुश नजर आ रहे हैं। उसके पीछे की क्या कुछ वजह रही होगी सर आपके हिसाब से? तेजस्वी यादव जो है वो वहाँ के मेन चैलेंजर हैं NDA के। तो तेजस्वी यादव को तो ऐसे किसी प्रस्ताव का विरोध करना ही है ताकि जनता में वो पैक्ट ना बना सके। वो मेन अपोजिशन पार्टी है बिहार की, और अब तो वो पार्टी अध्यक्ष भी बन गए हैं और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह भी चुके हैं, और वो क्लेमेंट हैं पावर के इस साल के चुनाव में। तो वो तो विरोध करेंगे ही, क्योंकि उनको लगता है कि ये मखाना बोर्ड की बात अगर आप याद हो तो आपको पिछले 5 सालों में बिहार में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री कई बार ये कह चुके हैं कि मखाना किसानों के सुरक्षा के लिए काम होना चाहिए, मखाना बोर्ड बनना चाहिए, और जो मखाना यहाँ पैदा होता है इसकी प्रॉपर मार्केटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, किसानों को उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। ये मखाना बोर्ड का एजेंडा कम से कम पिछले 5 साल से बिहार की राजनीति में तैर रहा है। आज भारत सरकार ने मखाना बोर्ड को बनाने की घोषणा करके अब इससे फायदा ये हो गया कि अब ये उद्योग संगठित हो जाएगा। अब इसके नियम कानून बनेंगे और छोटी छोटी यूनिट्स लगेंगी और इसको बैंक से कर्जा मिलने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इसमें नए उद्यमी आएंगे, इसमें नया निवेश आएगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो अब ये आने वाले 5 सालों में अगर इसमें निवेश हुआ और ये बोर्ड ने अपना काम करना शुरू कर दिया, ठीक से काम किया, तो अगले 5 सालों में ये एक उद्योग की शक्ल ले लेगा। इस लिहाज से अगर तेजस्वी यादव इसका विरोध कर रहे हैं, इसमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं। ठीक है, मैंने आज इसमें मैं जवाब लेना चाहूँगी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि 2047 का बार बार जिक्र होता है, विकसित भारत है। आप एक अर्थशास्त्री हैं और मुझे लगता है कि आपको इस बारे में ज़्यादा ज्ञात होगा। आप बताइए कि किस तरह से इस बजट से 2047 तक का सफर तय करना आसान रहेगा। देखिए, फर्स्ट टाइम इसमें जो बजट में जो इंट्रोड्यूस किया गया है कि MSME के लिए क्रेडिट लिमिट दी गई 5 लाख की। ये बेसिकली जो देश का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन इंगेज रहती है इसमें, प्लस आपके एक्सपोर्ट में इसका रोल होता है, प्लस के फायदा देखो आपके कृषि पे फोकस किया गया है। आप देखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट 3 से 5 लाख कर दी गई है। प्लस इन फ्यूचर हमारा जो टारगेट रखा गया है कि 2047 तक इसको विकसित भारत के परिपेक्ष में ले जाना है। तो सबसे बड़ा अहम होता है कि हमारा देश का जो डेफिसिट्स है, जैसे सर ने भी डिस्कस किया, हम बेसिकली 2 तरह के डिस्कस की प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। एक होता है फिजिकल डेफिसिट, जो कि हमारा कंटिन्यू
बढ़ता चला जा रहा था, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि इसको कंट्रोल करने के हमने टारगेट बनाए भी थे, FRBM एक्ट के अंतर्गत 3% पे लाया जाएगा, लेकिन उस टारगेट को हम अभी तक अचीव नहीं कर पाए। लेकिन इस बजट में भी फोकस किया गया है कि हम फिजिकल डेफिसिट को मिनिमाइज करके लास्ट ईयर में इसको 4.4% पे लाएंगे। मोस्ट ऑफ पीपुल, और इसमें फोकस बेसिकली हम लोग कह रहे हैं कि हमारे देश का जो बेसिकली जो स्वास्थ्य सेक्टर है, हेल्थ पे सरकार ने बहुत अधिक फोकस किया है। हम चाहे हेल्थ की जब बात करते हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो या और भी जो कैंसर रिलेटेड जैसे बेसिक डिजीजेज हैं उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की गई है। बेसिकली हमारा जो मैन पावर है, जब तक देश का स्वास्थ्य और शिक्षा का विकास नहीं होगा तो हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। शिक्षा और स्वास्थ्य पे आपने जिक्र किया कि हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर बात कीजिए तो कैंसर के जो चीज़ें, कई अस्पतालों में कैंसर सेंटर भी बनाए जा रहे हैं जिससे कि इलाज होने में आसानी हो, जो पेशेंट हो जो बाहर की तरफ रुख करते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत हिंदुस्तान में उन्हें मिले। ये तो स्वास्थ्य से ही रिलेटेड है ना सर? इस बजट में जैसे फोकस किया गया है कि लास्ट 5 ईयर्स हम 75,000 मेडिकल स्टूडेंट्स और इंगेज करेंगे। तो बेसिकली हमारे देश से प्रॉब्लम कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम था, जिसको आने वाले 10 साल में हम लोग देख रहे हैं काफ़ी ग्रोथ हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारा जब तक स्वास्थ्य विकसित नहीं होगा तो हम पूर्व विकसित की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, और शिक्षा से रिलेटेड क्या लग रहा है सर, क्या कुछ देश में होना चाहिए जिससे कि शिक्षा की तरफ हम अग्रसर कर सकते हैं? शिक्षा की तरफ आप देखते हैं कि हमारे बजट में AI पे फोकस किया गया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोकस किया गया है। इन फ्यूचर हमारा विकसित भारत की जो कल्पना की हम बात करेंगे, तो जब तक हम एडवांस टेक्नोलॉजी की बात नहीं करेंगे, रिसर्च डेवलप की बात नहीं करेंगे, तो इसका परिपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से जो बजट हुआ है, लगातार पक्ष में जो सरकार है बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि काफ़ी ज़्यादा ये मध्यम वर्गों के लिए लाभदायक होगा और बहुत ज़्यादा इससे विकास होने वाला है। लेकिन आप लोग जिस तरह से जो अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, और आपने तेजस्वी यादव का भी सर जिक्र किया कि उनका जो सवाल खड़ा करना है वो लाजमी है, कहीं से भी गलत नहीं है, तो फिर कैसे केंद्र में बैठी सरकार इस बात को बार बार कह रही है कि ये मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा बजट है? मैंने आपसे कहा ना कि एक मैसेजिंग और एक इंटेंट दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो सरकार के ऊपर जो पॉलिटिकल लेवल पे जो एक चुनौती उभर रही थी कि सरकार अपना जो कोर वोट बेस है उसके हितों की परवाह नहीं कर रही है, तो सरकार को इसको एड्रेस करना था। इसलिए बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि हमने इनकम टैक्स में इतनी राहत दे दी है। जो वास्तविक विकास जो होगा वो जो कल बात कही गई है इकोनॉमिक सर्वे में और बजट में भी कही गई है, EODB 2.0, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0। तो आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जैसे आपको लखनऊ में अगर आज एक 5 स्टार होटल खोलना है तो पूरा 1 साल तो आपको केवल उसके लिए अप्रूवल, सैंक्शन और परमिशन लेने में लग जाएगा, और उसके अलावा होटल बनने में आपको पूरे 3 साल लग जाएंगे। तो ये सब, और उसके बाद भी हमको हर साल जो है 150 जगह हमें रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी। तो ये जो रेगुलेटरी कंप्लायंस का जो बर्डन है, इसको सरकार ने घोषणा की कि इसको हम कम करेंगे, और जो लोग कागजी काम में उलझे रहते हैं उसको हम दूर करेंगे। और सरकार ने और एक बात और कही है कि जो तमाम कानूनों में जो पैनल प्रोविज़न है, सज़ा का प्राविधान है, कई 100 कानूनों में उसको ख़त्म किया जा चुका है, उसको आगे और ख़त्म करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट को कहा गया है कि इसको जो है लगभग साइज में और नंबर ऑफ पेजेस में, सेक्शंस में, एक्ट्स में इसको आधा कर दिया जाएगा। अभी इनकम टैक्स एक्ट बहुत जटिल है, हर साल इसमें संशोधन होते हैं, तो और उसमें नए मुकदमे होते हैं, तो अब उसको भी जो है यूज़र फ्रेंडली बनाया जा रहा है कि घोषणा की गई है। तो विकास अगर आपको करना है तो सरकार को एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि लोग बिना किसी सरकारी संस्था उनके लिए बाधा ना बने, इंस्पेक्टर राज से उनको मुक्ति मिले, और 8% मिनिमम की ग्रोथ अगर अगले 10 साल होगी हर साल, तभी आप 2047 में विकसित एक अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख सकते हैं। तो बिना इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और रिफॉर्म्स किए बगैर ये संभव नहीं है। और EODB की जो वापसी हुई है बजट में, ये बहुत ही वेलकम साइन है। ठीक है, हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट श्रवण विश्नोई जी भी जुड़ गए हैं। श्रवण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस डिबेट में। सीधा सवाल आपसे यही करूंगी कि इस बजट को आप किस नज़र से देख रहे हैं? धन्यवाद आपका। देखिए, ये बजट है, ये विकास का बजट है।
जैसे कि मोदी जी ने आज कहा कि ये मध्यम वर्ग का भी बजट है। मध्यम वर्ग के लिए बहुत सारी बातें हो रही हैं कि 12 लाख रुपए तक का टैक्स एग्जम्पशन है। अगर किसी भी व्यक्ति की सैलरीड इनकम 12 लाख रुपए तक है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है। आप देखिए 7 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन था, एकदम से बढ़ा के 12 लाख कर दिया, किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था। तो आप इस तरीके के अगर प्रावधान आ रहे हैं तो आप ये देखिए कि मध्यम वर्गीय का बजट तो है, साथ साथ 50 लाख करोड़ की स्पेंडिंग है पूरे साल में। और चूंकि हम 2047 की बात कर रहे हैं तो ये विकास का बजट एक दिन में या एक साल में या 5 साल में पूरा नहीं होगा। अभी हमें 2047 के लिए करीब करीब 25 साल 23 साल का सफर पूरा करना है। तो जिस प्रकार से गवर्नमेंट का विजन है, एक IIT बना रहे हैं, MSME के लिए नई क्रेडिट लेके आ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, MSME के लिए लिमिट बढ़ा रहे हैं। तो जब तक MSME नहीं बढ़ेगा पूरा इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी, और इंडस्ट्री से ही विकास संभव है। जब तक इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी, जनरल पब्लिक को, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे छोटे दुकानदार हो, चाहे युवा हो जिनको रोजगार चाहिए, तो अगर इन सब चीज़ों को देखें, चाहे एग्रीकल्चर हो, जितनी भी चीज़ें हैं, डिफेंस हो, सबके लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है। इसलिए हम इस बजट को एक अच्छा बजट कहेंगे और विकास का पूरा बजट कहेंगे। ठीक है। अब मिन्हाज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किसी भी देश का जो युवा होता है, उस देश का उसको विकास माना जाता है, युवाओं को लेकर इस बजट में क्या खास लग रहा है और कहाँ वो कमी रह गई है आपके हिसाब से जो इस बजट में होनी चाहिए थी? हालांकि इस बजट में जो फोकस किया गया है कि हमारे युवाओं के लिए प्रधानमंत्री ने कुछ फेलोशिप स्कीम भी पहले से चली आ रही है, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। जैसे सर ने बताया कि IITs IIM पे फोकस किया जा रहा है, लेकिन हमारे मोस्ट ऑफ पीपल ऑफ द 53% ऑफ द ग्रेजुएट्स और अनएम्प्लॉयड। तो कहने वाला हमें आज की डेट में आज की ज़रूरत क्या है, हमें स्किल्ड एजुकेशन देने की ज़रूरत है जी। हालांकि इस बजट में आप देखते हैं कि हमने 100 करोड़ रुपया बजट में दिया है AI के लिए। AI बेसिकली हमारा जो फोकस होना चाहिए एजुकेशन, स्किल्ड एजुकेशन पे। हमारे एजुकेशन तो हो रही है लेकिन स्किल्ड एजुकेशन नहीं। इसलिए मोस्ट ऑफ जो हमारे एम्प्लॉयड हैं तो कोशिश ये की गई है कि हम स्किल्ड एजुकेशन को प्रमोट करें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करें, क्योंकि हम लोग सदियों से चले आ रहे थे जय जवान जय किसान, फिर जय विज्ञान हुआ, फिर आपने लास्ट टाइम देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने कहा था जय अनुसंधान। तो हमें बेसिकली रिसर्च पे अधिक फोकस करना होगा। जितना हम रिसर्च फोकस करेंगे उतना ही देश के युवाओं का इसका हमारा R&D का जो एक्सपेंडिचर बहुत कम है एज कम्पेयर टू चाइना एंड यूरोप, बहुत पीछे हैं। सर उसके लिए क्या करना चाहिए इस देश को, क्योंकि बजट पे ही सब कुछ निर्भर होता है, डिपेंड उसी पे करता है कि हम कहाँ से क्या बचत करें और देश में किस तरह से विकास करें। देखिए भारत जो है इस समय विश्व में नंबर 1 पे है स्टेम ग्रेजुएट्स में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स STEM। स्टेम ग्रेजुएट्स में भारत नंबर 1 है इस समय दुनिया में। हम चाइना से भी आगे हैं, लेकिन इनके पास इनकी स्किलिंग और इनके लिए एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल क्रिएट करना सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और उसके अलावा भारत से हर साल 10 लाख के आसपास छात्र जो है विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। वो यूरोप जाते हैं, कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यहाँ तक कि मेडिकल एजुकेशन के लिए चाइना और यूक्रेन भी जाते हैं। तो आज जो एक घोषणा हुई है कि सरकार मेडिकल कॉलेज में 75,000 नई सीट्स क्रिएट करेगी। तो 75,000 क्रिएट करने का मतलब है आपको इसमें कई हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा। मेडिकल कॉलेज खोलने का मतलब है पहले वहाँ पे फंक्शनिंग एक हॉस्पिटल होना चाहिए, मिनिमम 250 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, उसके बाद ही वहाँ पे मेडिकल कॉलेज शुरू हो सकता है। तो और आज़ादी के बाद से ये देश का दुर्भाग्य रहा है कि बहुत लंबे समय तक 50 साल तक इस देश में प्राथमिक शिक्षा के ऊपर जितना व्यय किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया। सारा व्यय हायर एजुकेशन में हुआ, IIT में हुआ, IIM में हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल लखनऊ में आपको शहर की सीमा में एक भी सरकारी प्राइमरी स्कूल नहीं मिलेगा। जितने प्राइमरी स्कूल आपको लखनऊ में मिलेंगे वो सब वो स्कूल हैं जो शहरी सीमा के विस्तार होने के कारण गांव जो शहर में शामिल हो गए, जैसे गोमती नगर है या इंदिरा नगर है, तो जो गांव के प्राइमरी स्कूल थे वो शहर की सीमा में आ गए। लेकिन आपको लखनऊ जो ओल्ड सिटी है या हजरतगंज है, अमीनाबाद है, इन इलाकों में आपको 1950, 60, 70 के दशक में शुरू हुआ एक भी प्राइमरी स्कूल आपको नहीं मिलेगा। और आज जो है प्राइमरी स्कूल में बच्चे को पढ़ाने की मंथली जो न्यूनतम खर्चा है वो कम से कम 1000 से 1500 रुपए के बीच में है।
जी। तो सरकार को शिक्षा पे ध्यान देना है, और इसके लिए आपको चाहिए, इसके लिए चाहिए साधन के लिए चाहिए कि इकॉनमी में जो हमारे जीडीपी का जो लगभग जो 35% निवेश होना चाहिए इकॉनमी में फॉर अचीविंग 8% ग्रोथ, वो घट के 31% पे आ गया है। तो इसको 4% बढ़ाना है। अब ये 4% बढ़ाने के लिए अब आप केवल विदेशी निवेश पे निर्भर नहीं रह सकते, आपको जो इंटरनल हमारे इकॉनमी के जो इंजन ड्राइवर्स हैं, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे एमएसएमई हैं, इसके बारे में आपको बेहतर बताएंगे बिश्नोई साहब कि ये लोग कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए आज घोषणाएं भी की हैं, क्रेडिट लिमिट बढ़ाई है, इवन किसान क्रेडिट लिमिट बढ़ाई है। तो इसके लिए रिसोर्स चाहिए। तो और ये बात इस देश के नेताओं को भी समझनी चाहिए कि समाजवादी होने के लिए पूंजीवादी होना आवश्यक है। आपको जनता का अगर कल्याण करना है तो आपको उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए। और फाइनेंशियल रिसोर्स जो है समाजवाद से नहीं आएंगे, वो केवल जब आप एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करेंगे, जब आप इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और नए लोग और नए वेल्थ क्रिएटर्स जो है इकॉनमी में आएंगे। यहाँ तो हमारे यहाँ जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनको गाली दी जाती है, अडानी को, अंबानी को। प्राइम मिनिस्टर तो एक बार लाल किले की प्राचीर से कह चुके हैं कि हमको वेल्थ क्रिएटर का सम्मान करना चाहिए। और आज भी कांग्रेस का जो बयान आया है उसमें कहा गया है बनिया बजट है। अरे बनिया बजट, ये जो इतनी डेरोगेटरी भाषा का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, यही बनिया एंटरप्रेन्योर हैं, यही वेल्थ क्रिएटर हैं, यही सरकार के लिए टैक्स इकट्ठा करते हैं, यही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। तो जब तक हम अपने वेल्थ क्रिएटर का सम्मान नहीं करेंगे तो कैसे हम बनेंगे विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब श्रवण जी से मैं जवाब दूंगी। श्रवण जी, ये बताइए, जिस तरह से आपने शुरुआत दौर में ये बात कहा कि ये जो बजट है सबके लिए अच्छा है, सबके लिए खास है, लेकिन एजुकेशन में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा इससे छूटता हुआ नजर आ रहा है। आपकी नज़र से नहीं लग रहा है कि एजुकेशन पर फोकस नहीं किया गया इस बजट से? नहीं, देखिए, एजुकेशन पे फोकस नहीं किया गया है ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो हायर एजुकेशन है, जैसे अभी एक साहब बता रहे थे कि मेडिकल में सीट्स बढ़ाई हैं, आईआईटी को अपग्रेड कर रहे हैं। तो एजुकेशन में देखिए ना, प्राइमरी एजुकेशन से रिसर्च है या मिडिल एजुकेशन है, अलग अलग सारी चीज़ें। अभी बहुत एक ब्रीफ में हम लोगों ने सुना है प्रधानमंत्री वित्त मंत्री जी का भाषण। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो शिक्षा पे कितना खर्च होना है, बेसिकली जब हम वो देखेंगे तो एजुकेशन पे 2,66,000 करोड़ का खर्चा हो रहा है जी। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एजुकेशन पे खर्चा नहीं है। अगर आप सेक्टोरल स्पेंडिंग देखें तो हर सेक्टर में स्पेंडिंग है। डिफेंस में 4,51,00,000 करोड़ का खर्च है, 4,91,000। एजुकेशन में 4,91,000 लाख करोड़ का खर्च है। एजुकेशन पे 2.66 लाख करोड़ का खर्च है। पे करीब 1 लाख करोड़ का खर्चा हो रहा है। रूरल पे करीब 1.25 लाख करोड़ का खर्चा है। मतलब हर सेक्टर में, कॉमर्स इंडस्ट्री पे भी 65,000 करोड़ का खर्चा है। तो अगर आप उसकी डिटेल में जाएंगे वो खर्चे कहाँ कहाँ होने हैं, हर चीज अवेलेबल है, तो उसकी डिटेल में एनालिसिस अभी आएगी। अभी आज बहुत ही एक मतलब ब्रीफ है जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप एजुकेशन की बात करेंगे तो पूरा 2 घंटा 3 घंटा आपको सेशन लेना पड़ेगा हम लोगों का जी। ठीक है, ठीक है। सर के पास कुछ आंकड़े मौजूद है, सर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, जो आपके पास आंकड़े हैं पहले उसको पेश करें। जी देखिए, जैसे डिफेंस है उसका आउटले 4,91,000 करोड़ है। एक मोटी बात समझ लीजिए, बजट में सरकार ये प्रस्ताव करती है कि हम इतना पैसा खर्च करेंगे, लेकिन ये पैसा तभी खर्च होगा जब सरकार उतना रेवेन्यू जो है जनरेट कर पाएगी जी। तो अगर बजट में प्रोविजन है, जैसे आपका डिफेंस में 4,91,732 करोड़ का प्रोविजन है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा 100% खर्च हो जाएगा। इट इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। यदि सरकार के पास उतने साधन होंगे तभी ये खर्चा होगा। और इसमें जो है आपका इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी सैलरी और पेंशन भी शामिल है, और इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी शामिल है, यानी जो सरकार नया साजो सामान जो है रक्षा का खरीदेगी, उसमें नेवी के लिए डिस्ट्रॉयड है, फ्रिगेट है, सबमरीन है, या एयरफोर्स के लिए जो है नए फाइटर जेट्स हैं, या आर्मी के लिए आर्टिलरी गन्स हैं, या ड्रोन हैं, वो चीज़ें हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो सरकार कमी नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें सैलरी है, उसमें पेंशन है,
और मिनिमम कमिटेड एक्सपेंडिचर हैं। जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार का आमतौर पर किसी भी विभाग का आप देख लीजिए, किसी भी ग्रांट का कभी भी 100% नहीं होता, और उसके ना होने की वजह यह है कि उतने साधन नहीं हो पाते हैं, या 12 महीने के टाइम फ्रेम में उस पूरे पैसे का यूटिलाइजेशन होना संभव नहीं हो पाता। ये हर स्टेट के साथ होता है, और ये केंद्र सरकार के साथ भी होता है, और ये देश के हर राज्य में होता है। ये कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नहीं है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आपको ये सारा पैसा खर्च करने के लिए साधन भी चाहिए होते हैं, रिसोर्स चाहिए होते हैं। अगर आपका जो है, अगर रेवेन्यू रिकवरी आपकी हो रही है, ये सारा काम केवल मार्केट बोरोइंग से नहीं हो सकता कि आप 14-15 लाख करोड़ रुपया जो है आप जो है मार्केट से उठा लें, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बोरोइंग होती ही है, लेकिन फिर इस पे निर्भर करता है कि इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। जी। तो सरकार तो न्यूनतम इंटरेस्ट रेट पे जो है बोरोइंग करना चाहती है। सरकार 14% के रेट के इंटरेस्ट रेट पे तो बोरोइंग कर नहीं सकती। तो असली जो चुनौती होती है सरकार के सामने, वो है साधन। तो और साधनों की उपलब्धता को देखते हुए सरकार किसी न भी हर सेक्टर पे अपनी प्रायोरिटी तय करती है। भारत में अभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना बाकी है, बहुत कुछ किया गया है। जैसे कि आयुष्मान भारत की नाम की जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आई है, पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 7 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिला, और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इस इंश्योरेंस योजना के तहत करीब 40,000 करोड़ रुपए से ऊपर का क्लेम पेमेंट किया सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। इसको और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक स्वस्थ इकॉनमी के लिए, रोबस्ट इकॉनमी के लिए जो आपका पब्लिक हेल्थ है और एजुकेशन है, इसका बेहतर होना प्राइम कंडीशन है। ठीक है, अब मीना जी से मैं जानना चाहूंगी सर, रोजमर्रा की जो जिंदगी लोग जीते हैं, देखिए बजट जब आता है तो सभी की निगाहें बजट पे रहती हैं, लेकिन बहुत से ऐसे वर्ग होते हैं जो थोड़े कम पढ़े लिखे रहते हैं, उनको जानकारी नहीं होती, लेकिन उनका फोकस यही रहता है कि इस बार जो मैं रोज आमदनी घर में लेकर जाता हूँ, कोई भी व्यक्ति एक घर का कमाने वाला व्यक्ति होता है, क्या उससे मेरा भरण पोषण हो पाएगा कि नहीं। उन वर्ग के लोगों के लिए मैं जानना चाहूंगी कि इस बजट से कितना असर उनके घर की रसोई पर पड़ने वाला है। देखिए, इस बजट में जैसे हमने कहा था कि बेसिकली फोकस किया जा रहा था असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली जो सबसे बड़ा जो तबका है हमारा किसान है, और दूसरा आपका MSME है जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में एंगेज्ड है। और दूसरी चीज़, हम जब इन ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मल सेक्टर की बात कर रहे हैं, इस बजट में किसी तरह का अधिक टैक्स बर्डन लगाने की कोशिश नहीं की गई है। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि जो बजट में हम जो टैक्स रिबेट की बात कर रहे हैं, तो जो भी रिबेट की जा रही है तो वो आपके मिडिल तबके के लिए किया जा रहा है। और प्लस हम जो उम्मीद कर रहे हैं जितना हमारा स्वास्थ्य पे पैसा बढ़ेगा, उतना ही जो गरीब तबका है उसके लिए फ़ायदा होगा। और इसीलिए इस बजट में जो फोकस किया जा रहा था, स्वास्थ्य पर अधिक फोकस किया गया है। और जिस किसान क्रेडिट कार्ड पर जैसे फोकस किया गया है, किसानों को अब लिमिट बढ़ा दी गई, या माइक्रो सेक्टर के लिए क्रेडिट कार्ड स्टार्ट कर दिया 5 लाख का। तो हमें लगता है कि इस बजट से जो मध्यम तबका है और जो गरीब तबका है उसको इस बजट से फायदा मिलेगा। ठीक है सर, मैं देख रही हूँ आप कुछ पेपर्स लेकर अपने पास बैठे हो, मुझे लग रहा है कि वो महत्वपूर्ण ऐसे कुछ पॉइंट हैं, वो भी आप दर्शकों को बताइए कि आपने क्या कुछ नोट डाउन करके रखा है जो दर्शकों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक और आसान रहेगा। सर मैं मीना जी आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, जैसे हम इस बजट में बात कर रहे थे, हमने पहले फोकस किया था कि जैसे बजट में कहा गया है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप की जो बात की गई है ना। अब जैसे KYC को सरल बनाने की कोशिश की गई है, और हम इनकम टैक्स की जैसे बात कर रहे हैं कि काफ़ी कुछ लोगों को राहत मिलेगी। और इसके साथ साथ देखेंगे, हाँ जैसे सर ने भी डिस्कस किया था कि हमारा जो मैन पावर जो बेसिकली हॉस्पिटलिटी की बात करते हैं, बच्चे स्टूडेंट पढ़ने बाहर जा रहे हैं, लेकिन हमारा मोस्ट ऑफ द पीपल जो बच्चे पढ़ने वाले हैं तो वो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप देखते हैं कि जो मेडिकल कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। तो जैसे सर ने कहा कि 75,000 लोगों को सीटें बढ़ाई गई हैं, लेकिन सबसे अधिक बर्डन ये होना चाहिए कि हमारे हेल्थ पे जो पैसा खर्च होता है प्राइवेट सेक्टर में, उसको मिनिमाइज किया जाए एटलीस्ट। क्योंकि हमारा देखते हैं कि हमारा बच्चा क्यों बाहर जा रहा है, बाहर इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ कास्टिंग कम आ रही है कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में देखते हैं कि मोस्ट ऑफ जो डॉक्टर बनता है, MBBS डॉक्टर बनता है, उसकी कास्टिंग आ रही है 1 करोड़ रुपए, और अदर कंट्री में देखते हैं हमारा 25-30-35 लाख रुपए जा रहा है। तो सरकार को इन फ्यूचर फोकस करना चाहिए कि हमें हेल्थ पे जो हमारा पैसा जो लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, वो देश में ही कोशिश करें कि देश में ही हम एजुकेशन लें और जिससे देश का विकास हो सके। ठीक है, तो मतलब कुल मिला जुला के आपके कहने का सीधा और मोटे तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि हेल्थ पर और एजुकेशन पर और ज़्यादा काम
इस देश की सरकार को करना है। ठीक है, अब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए श्रवण जी, उनका रुख करूंगी। सर ये बताइए कि एजुकेशन बार बार इस बजट में आ रहा है, और आप हालांकि इसके पहले ही बोले कि अगर एजुकेशन पर हम लोग बात करें तो घंटे बीत सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप इस बजट की लगातार तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि बजट हर वर्ग के लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन एजुकेशन पर यह बात कहीं ना कहीं जाकर थम गया है कि एजुकेशन और स्वास्थ्य से रिलेटेड और कार्य इस गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो सर आप बताइए कि आपकी तरफ से क्या कुछ वो पॉइंट ऑफ व्यू है और क्या कुछ इस बार के बजट में पेश किया गया है। देखिए, एजुकेशन के लिए जैसे मैंने बोला कि बजट में प्रावधान तो है, और हमारे पैनलिस्ट ने बताया भी कि जरूरी नहीं है जो एस्टिमेट है वो खर्चा हो जाए जी। तो 2.66 लाख करोड़ का जो बजट एजुकेशन पे है, वो एजुकेशन के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं कि वो पैसा कहाँ खर्चा होगा, जिसपे पहली चीज आ जाती है मेडिकल एजुकेशन की बात करते हैं। मेडिकल एजुकेशन पे 75,000 सीटें बढ़ाई गई हैं। तो जब मेडिकल एजुकेशन पे जोर होगा तो नो डाउट उसका फर्क स्वास्थ्य पे भी पड़ेगा, डॉक्टर ज्यादा निकलेंगे। जो लोग बाहर जा रहे थे एजुकेशन के लिए, यूक्रेन की जैसे बात आई, वो इंडिया में रिटेन रहेंगे, उस पर काम होगा। अगर हम बात करते हैं हेल्थ पे, तो हेल्थ पे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए आयुष्मान वगैरह की जो स्कीम्स अभी चल रही है उनको कंटिन्यू किया है। तो ऑलरेडी पूरे साल में सरकार बजट में सब कुछ नहीं देती है। अगर आप देखेंगे जो बजट का प्रावधान किया गया है, खर्चे का प्रावधान किया है जो बजट में, वो धीरे धीरे करके साल में बीच बीच में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्कीम लेके आती है, वो सारा इसी का पार्ट होता है। तो मैं ये मानता हूं कि जितनी चीजें बजट में लिखी हैं उनके अभी पूरे साल में आपको असर देखने को मिलेगा, क्योंकि एजुकेशन पे उन्होंने खर्चे का प्रावधान किया है। एस्टिमेट जरूर है, मैं उम्मीद करता हूँ जितना प्रावधान किया वो सारा की सारा खर्चा होगा, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, बेसिक एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो। ठीक है सर, ये मैं सर में बता रहा हूँ। ठीक है सर, मैं एक सवाल और आपसे ये भी लेना चाहूँगी। युवा बड़ा नाखुश नजर आते हैं हमेशा जब भी बजट पेश होता है, तो रोजगार एक बहुत ही अहम मुद्दा बन जाता है, क्योंकि रोजगार है तो फिर इनकम है, और इनकम है तो उनका घर चलेगा उससे, और उससे सेविंग होगा, तमाम लोग रोजमर्रा के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन रोजगार जब रहेगा नहीं तो फिर इनकम आएगा कहाँ से, ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ जा रहा है। युवा में ये नाराजगी देखने को मिलती है, और आप हालांकि अभी एक बात कहे भी है कि एक साथ ही बजट जो पेश होता है एक साथ ही सारे पैसे नहीं लगा दिए जाते, धीरे धीरे साल भर में वो वैकेंसी आती रहती है, स्कीम आते रहते हैं, और उसका लाभ जनता को मिलता रहता है। लेकिन फिर भी युवा बेरोजगार काफी ज्यादा भारत में मौजूद है। देखिए, अगर आप एमएसएमई सेक्टर की बात करें तो एमएसएमई सेक्टर एक प्राइवेट सेक्टर है, उस पे हर वर्ग का व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उस पे युवा भी नौकरी करता है। आज एमएसएमई सेक्टर के लिए इस बजट में बहुत ज्यादा प्रावधान करे गए, जैसे क्रेडिट कार्ड जो एमएसएमई के लिए उसकी लिमिट 5 लाख करी गई है ना, माइक्रो एंटरप्राइज जो भी है हमारी, लोन स्कीम भी दी गई है, 5 लाख नए एंटरप्रेन्योर्स आएंगे। तो जो नए एंटरप्रेन्योर्स आएंगे वो कहीं ना कहीं युवा भी होंगे, इसमें SC ST वुमेन वगैरह को भी शामिल किया गया है। नॉन लेदर पे जो फुटवियर पे जो रियायत दी गई है, उसमें करीब 22 लाख जॉब्स क्रिएशन का अनुमान है गवर्नमेंट का। टॉय इंडस्ट्री को सपोर्ट दिया गया है। तो अगर इंडस्ट्री बढ़ेगी तो युवा का रोजगार, देखिए जो रोजगार की बात करते हैं हम लोग दो पैमाने पे नापते हैं, पहला क्या सरकारी जॉब है, दूसरा क्या प्राइवेट जॉब है। आप अगर हर महीने का आंकड़ा उठा के देख लें तो ESI और PF में सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि युवा को नौकरी नहीं मिल रही, युवा को नौकरी मिलेगी, अगर इंडिया में स्पेंडिंग होगी तो उसका व्यापक असर हर तरफ देखने को मिलेगा। ठीक है, वीरेंद्र जी की तरफ रुख करेंगे। जब तक मैन्युफैक्चरिंग में आपका इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, तब तक जो आपने बात की कि हमारे इंजीनियर्स हैं और जो स्किल्ड जो यूथ हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो जितना निवेश आवश्यक है वो देश में नहीं हो रहा है। और इस बजट में सरकार ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम रेगुलेटरी बर्डन को हम कम करना चाहते हैं, और सरकार का पूरा फोकस EODB पे है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड डी रेगुलेशन। और एक बात कल जो इकोनॉमिक सर्वे में भी कही गई है, बजट में भी आई है, कि अब केंद्र सरकार के लिए अब ये संदेश दिया गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर और एकेडमिक वर्ल्ड, दे विल हैव टू कम ऑन द सेम पेज। वो अब ये हमारे, लेकिन हमारे यहाँ भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न दलों की सरकारें हैं,
तो अपने अपने जो आपके नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, जो नैरो इलेक्टोरल इंटरेस्ट हैं, जो चुनावी हित हैं, उनको किनारे करके, उनको एक तरफ करके देश की अर्थव्यवस्था के हित में, देश के युवाओं के हित में, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर एक भारत में एक सहमति बनानी होगी। ये संदेश सरकार ने दिया है। अगर इस दिशा में कुछ अगर कदम हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर देश के युवाओं के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के हित के लिए एक बड़ा कदम होगा। लेकिन सर, ये बहुत ही मुश्किल है किसी भी देश में दो पार्टी के या फिर दो नेताओं का मिलकर आगे बढ़ना, अर्थव्यवस्था को लेकर चलना, क्योंकि सभी पार्टियों का एक ही सबसे बड़ा और मेन मुद्दा होता है कि वो जीते और उस राज्य में या फिर उस देश में अपनी गवर्नमेंट बना पाए और फिर अपने हिसाब से कार्य करे। ये बहुत ही मुश्किल है हिंदुस्तान में, क्योंकि शुरू से देखा जा रहा है तो ये इन्हीं बातों पर सबसे ज्यादा फोकस रहता है और अपने अपने राज्य में लोग स्कीम लाते रहते हैं और अपने अपने देश में। तो सर, ये कैसे होगा? इसके लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव होगा? जुलाई 1991 में भारत में मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की सरकार ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की आधारशिला रखी थी और उसके बाद भारत में हर सेक्टर को ओपन अप किया गया, डीरेगुलेट किया गया। उसमें सबसे बड़ा है आपका टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग, एविएशन और पावर सेक्टर, इस सबको खोला गया। और मुश्किल हमेशा रही है। 1998 में जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय इंश्योरेंस सेक्टर में LIC और जनरल इंश्योरेंस में GIC की मोनोपोली को समाप्त किया गया और प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया गया और IRDA बना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल आया। आज भारत में 3 दर्जन से ज़्यादा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी काम कर रही हैं। इवन स्टेट बैंक की भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, सरकारी बैंकों ने भी अपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी खोल रखी हैं। एंड ऑल कंपनीज आर डूइंग गुड बिजनेस। उसमें लाखों लोगों के रोजगार पैदा हुए। तो भारत में किसी भी विषय के ऊपर वो जैसे एक नोबेल लॉरिएट हैं अमर्त्य सेन ने किताब लिखी है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। तो भारत के लोग सदैव बहस ही करते रहते हैं, लेकिन इस बहस से भी एक रास्ता निकलता है, तो कॉन्सेंसस बनता है। जैसे आपका GST का कानून है, GST बिल जो है 2004 में अटल जी के समय उस बिल का ड्राफ्ट तैयार हो गया था। 2005 में जब यूपीए की सरकार आई, कांग्रेस के वित्त मंत्री थे P चिदम्बरम, उन्होंने ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया। वो बिल रेफर हो गया पार्लियामेंट्री कमेटी को। 12 साल वो बिल वहां पड़ा रहा और 2017 अप्रैल में ये बिल पास हुआ। सारे दलों ने उसका पार्लियामेंट्री कमेटी में समर्थन किया, लोकसभा में समर्थन किया, राज्यसभा में समर्थन किया। और वो अलग बात है, जब वो बिल पास हो गया तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये तो गब्बर सिंह टैक्स है, ये तो गृहस्थी सर्वनाश टैक्स है। समाजवादी पार्टी ने भी लोकसभा राज्यसभा में इस बिल का समर्थन किया था और वो भी कह रही है कि GST ने तो जो है देश के व्यापार को बर्बाद कर दिया, व्यापारियों का सर्वनाश कर दिया। जैसे और इसी तरीके से जो न्यू पेंशन स्कीम का बिल है, ये 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार के समय पास हुआ था और उस समय पेंशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी थी PFRDA। आज उसके पास जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग 23 लाख करोड़ है और वो सारे राज्यों ने लागू करने की हामी भरी, केवल पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा ने लागू नहीं किया। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बन गई, उसने भी मान लिया। आज भी न्यू पेंशन स्कीम केवल पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है, पूरे देश में लागू है। कांग्रेस के जमाने में ऐसा हुआ था और वही कांग्रेस की सरकार जब बनती राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और हिमाचल प्रदेश में, तो वो कहते हैं कि ये जो न्यू पेंशन स्कीम है ये एम्प्लॉय विरोधी है, इसने पेंशन खत्म कर दी है। तो यहाँ पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने पॉलिटिकल हित के आधार पर जो आर्थिक विषयों पे अपनी राय बदलती रहती है, उससे भी अर्थव्यवस्था को और जिन युवाओं के रोजगार की वो बात करते हैं उसको बहुत धक्का पहुंचता है, बहुत नुकसान पहुंचता है। जब एक बार आप इस पे सहमत हो चुके हैं GST के ऊपर, न्यू पेंशन स्कीम के ऊपर या इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट के ऊपर, तो अब उसका विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, अब श्रवण जी से मैं जानना चाहूंगी, सर जरा आखिरी कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगी और मिनहाज जी आपसे भी लेना चाहूंगी। उससे पहले मैं श्रवण जी के पास पहुंचूंगी। श्रवण जी, ये बताइए कि जिस तरह से ये जो बजट आया है, ये तो खैर इसमें ज्यादातर सस्ते वस्तुओं की बात की गई है कि सस्ता क्या कुछ हुआ है, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो वस्तु हो, तमाम चीजें, इलेक्ट्रिक वाहनों की भी जिक्र की गई है। लेकिन अब जो अगला बजट जो पेश होने वाला है, आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ महंगा होने वाला है आपके हिसाब से? अनुमान के तौर पर आप बताइए, हालांकि अभी पेश नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर भी आपके अनुमानित के तौर पर जानना चाहती हूँ। देखिए, लग्जरी पे हमेशा गवर्नमेंट का फोकस रहता है, थोड़ा टैक्स लगा दे। जो सिन गुड्स होते हैं, जैसे सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, उन सब चीजों पे टैक्स बढ़ाया जाता है। तो
बस वही मुझे लगता है कि उस चीज़ों पे टैक्स अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, अदरवाइज रोजमर्रा की चीज़ें, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है इस समय, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रोजमर्रा की चीज़ें महंगा करना थोड़ा गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं होगी इस समय। ठीक है मिनहाज, जिससे मैं जानना चाहूंगी सर, अब आप मुझे ये बताइए कि जो अभी आने वाले, अभी लगभग 4 अप्रैल तक ये बजट चलने वाला है, इसमें आपको क्या लग रहा है कि क्या खास और होने वाला है जो ये देश की विकास की तरफ लोगों को अग्रसर देखिए, करेगा? आने बेसिकली इसमें फोकस किया जाएगा जो चैलेंज हमारा चल रहा है, जैसे भी सर ने डिस्कस किया था, इन्फ्लेशन, महंगाई का और बेरोजगारी का। तो हम उम्मीद करते हैं इस आने वाले समय में महंगाई और बेरोजगारी फोकस करते हुए अब बजट को आगे बढ़ाएंगे। मतलब महंगाई और बेरोजगारी पर फोकस, आपको ऐसा लग रहा है कि इन दोनों मुद्दे पर ये फोकस होना चाहिए और बजट में खास होने वाला है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में। और जिस तरह से ये जिस डिबेट का जो निष्कर्ष सामने निकल कर आया है, इससे साफ तौर पर एक ही बात बार बार सामने आ रहा है कि 2047 की तरफ, यानी कि विकास की तरफ बढ़ने के लिए भारत को काफी कुछ मेहनत करना पड़ेगा। और अभी भी शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, उसके लिए तमाम कार्य करने बाकी हैं। हालांकि जब भी जनरेशन बढ़ती है, देश आगे की तरफ बढ़ता है, तो एक नए नए चीजों का विकास होता है। लेकिन जिस हिसाब से 2047 का नारा जो देश में बैठी सरकार दे रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, केंद्र की सरकार दे रही है, इस बजट को देखते हुए लग रहा है कि अभी बहुत सारे काम बाकी हैं शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर। क्योंकि शिक्षा की अगर बात की जाए तो युवा हर एक देश का विकास होता है और युवा पर ही निर्भर होता है उस देश का विकास, क्योंकि अगर युवा रहेगा तो फिर देश भी आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में हिंदुस्तान में शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर कम देखा जा रहा है फोकस गवर्नमेंट का। अब आने वाले बजट में और भी देखा जाएगा क्या कुछ खास सौगात पेश होने वाला निर्मला सीतारमण के द्वारा। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।